everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's begin with the next session. आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 2015. ठीक है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस अमेंडमेंट रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एनेबलिंग ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एज पर 1974 एग्रीमेंट एंड 2011 प्रोटोकॉल. ठीक है, 100th अमेंडमेंट जो एक्ट है ये बात करता है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश की कुछ ट्रेटीज थी जो बॉर्डर पे थी, जैसे ये बाउंड्री है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ये बाउंड्री है. ठीक है, तो इंडिया के कुछ पार्ट्स थे जो यहाँ थे और बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स थे जो यहाँ थे. ठीक है, तो नाउ इस एग्रीमेंट के बाद इन्होंने क्या किया कि दिस बॉर्डर है शिफ्टेड लाइक दिस. तो इंडिया के इंडिया में आ गए और बांग्लादेश के बांग्लादेश में चले गए. आ रही बात समझ में? तो दिस इज़ हाउ ये एग्रीमेंट किया गया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये अमेंडमेंट करना पड़ता है, ये तुम डायरेक्ट एक लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं कर सकते हो. अमेंडमेंट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई अगर तुमको लैंड सीड करना है तो किसी दूसरी कंट्री को, ठीक है, अगर इंडिया का कोई लैंड किसी दूसरी कंट्री को जाएगा तो तुम्हें उसे अमेंडमेंट से ही करना पड़ेगा. गॉट इट? पर अगर तुम्हें इंडिया के किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है विद इन इंडिया, अगर तुम्हें स्टेट्स का वो नाम वगैरह चेंज करना है तो वो तुम डायरेक्ट एक एक्ट से किया जा सकता है, उसमें तुम्हें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, मतलब फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी सॉर्ट ऑफ, वो तुम स्केड्यूल से कर सकते हो, जो कि टेरिटरी का है ना फर्स्ट स्केड्यूल जिसमें टेरिटरीज वगैरह मेंशन है. तो बेसिकली वहाँ अमेंडमेंट होगा सिंपल मेजोरिटी टाइप्स, ऐसा कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं होगा. ये देखो, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 51 जो बांग्लादेश के एनक्लेव्स थे वो दिए गए थे, इंडिया ने रिसीव किए थे 51 और दिए कितने थे 111. ठीक है, इंडिया ने कितने दिए 111 दिए थे, बदले में 51 ले लिए थे. गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 50th Amendment Act 1955 amended Article 3 which deals with the formation of new states, alteration of areas, boundaries or names of the existing states. ठीक है, ये कह रहा है कि जो 50th Amendment Act है उसने अमेंड किया था आर्टिकल 3 को. अरे बात समझ में? तो करेक्ट स्टेटमेंट है. देखो, आर्टिकल जो 2 है ना उसमें ये मेंशन है कि बाहर वाले जो स्टेट्स हैं उनको हम अंदर कैसे ला सकते हैं, वो जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है. और आर्टिकल 3 में बात की गई है जो हमारे खुद के स्टेट्स हैं उनकी हमें बाउंड्रीज चेंज करनी है, बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है, उनका नाम चेंज करना है, वो सब आर्टिकल 3 में आएगा. ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद में आर्टिकल 45 डीलिंग विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वॉज अमेंडेड लेटर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. 86 अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि आर्टिकल जो 21 है 21A उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन कंपलसरी की थी. ठीक है, फिर एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की थी कि गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रंस को 6 to 14 एज में स्कूल भेजे. ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. उसी के साथ DPSP में आर्टिकल 45 डाला गया था. आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसी में देख लेते हैं. ये रहा 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अच्छा, 5th था वो, 50th नहीं था. 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 में. आ रही बात समझ में? उसके बाद में ये रहा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. 6 से 14 की एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट में कर दी और फिर ड्यूटी भी कर दी. और 6 से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन कर दी. 6 से छोटे साल के बच्चों के लिए DPSP. आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A. अभी बताया मैंने आपको, राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स. करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्या है, द 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी फॉर SC/ST गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. अब मेरी बात सुनो, देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है कि जैसे जनरल, OBC, SC/ST, ठीक है, ये सब एक ही बैच के स्टूडेंट्स हैं, पर जब प्रमोशन की बारी आएगी तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू दी SC/STs क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कम है. तो दिस इज कॉन्सिक्वेंशियली सीनियोरिटी प्रमोशन में. अरे बात समझ में? देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में. ये रहा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है कि इफ़ अ जूनियर SC/ST कैंडिडेट्स गेट्स प्रमोटेड अर्लियर देन अ सीनियर जनरल कैंडिडेट ड्यू टू रिजर्वेशन दे रिटेन सीनियर स्टेटस विद द हायर कैडर एज वेल. ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये होता है कि मीन्स दैट अगर कोई जूनियर SC/ST है, ठीक है, उसको अगर पहले प्रमोट कर दिया जाता है तो जो सीनियर कैंडिडेट है वो सीनियर स्टेटस पे रहेंगे इन द हायर कैडर एज वेल.
सेम कैडर में, गॉट इट, समथिंग लाइक दैट। इसको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। नेक्स्ट देखते हैं 87th देख ही लिया हमने, 85th देखा था ना, और 86 एजुकेशन वाला था। उसके बाद में 87th क्या है, प्रोवाइडेड फॉर रीएडजस्टमेंट फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। ठीक है, अब एक सेकेंड, 85 जो है वो SC प्रमोशन, 86 एजुकेशन, और 87th जो है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट देखते हैं, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज एन सेकुलर नेशन। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 3 है ना ये बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि इनको तुम बिना, अगर तुम्हें नहीं भी आता तो भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, ऐसे करके कुछ हिंदी में होता है, हाँ ये रहा पूंजीवादी। उसके बाद में एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी ओलिगार्की, मतलब कुछ लोग उसको वो चला रहे हैं, और एरिस्टोक्रेट यानी जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं वो उसको वो कर रहे हैं, तो इट्स अ सेकुलर स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 mandated a 3-tier Panchayati Raj system for all the states having a population above 20 lakh। ये कह रहा है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने ये बोला था कि जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे 3-टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए उन स्टेट्स में। ठीक है, 3 टायर यानी एक तो पंचायती राज लोकल लेवल पे, विच मीन्स ग्राम पंचायत, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और एक बीच में और होती है। ठीक है, एक सेकेंड अपने यहाँ पे आ जाएगा, 3 टायर लिखा हुआ, मैं सेकेंड का नाम भूल रही हूँ। ये रहा पंचायत समिति। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, 3-टायर स्ट्रक्चर, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड 3-टायर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बलवंत राय मेहता वॉज द फर्स्ट टू रिकमेंड दिस 3-टायर स्ट्रक्चर, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, Rajasthan is the first state to establish Panchayati Raj institution inaugurated in 1959 2 October, Nagaur district by Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, in which year did the 44th Amendment Act remove the right to property from the list of fundamental rights? Which means कि basically पूछा है कि भाई 44th Amendment ने right to property कब हटाया था, उसको हटा के कहाँ रखा था, 300A में। ठीक है, which means कि फंडामेंटल राइट हटा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। अरे बात समझ में। अब तो ये कौन से ईयर में हुआ था, ये हुआ था 1978 में। बेसिकली ये 44th अमेंडमेंट का ईयर पूछ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। गलत बताना है। द एक्ट करस्पॉन्ड्स टू पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 3rd फंडामेंटल राइट्स है ना, इट करस्पॉन्ड्स टू पार्ट 4 DPSP। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि यही गलत होगा, बाकी आगे देख लेते हैं। द एक्ट गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, करेक्ट है। द एक्ट हैज़ एडेड द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। इट कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स टू द ऑफ द पंचायत एंड डील्स विद आर्टिकल 243 से 243O। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला ही गलत है। ठीक है, पार्ट 4 को करस्पॉन्ड करता है, मतलब पार्ट 4 में मेंशन है ना ये DPSP में, गांधीन प्रिंसिपल्स में, कि लोकल लेवल पे होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो इट विल बी पार्ट 4। नेक्स्ट देखो, एज पर आर्टिकल 368 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 368 के हिसाब से कि 2 टाइप के वो प्रोसीजर होते हैं, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे अपन एकेडमिकली हमने ज़्यादा बनाए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 2 ही होते हैं। एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गए तो ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। सर्टेन अमेंडमेंट रिक्वायर नॉट ओनली स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट बट ऑल्सो रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सिंपल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है, पर सिंपल मेजोरिटी जो है वो आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, बट वो हमने आर्टिकल 368 में नहीं लिखे हैं। 368 में 2 ही लिखे हैं, दोनों ही स्पेशल मेजोरिटी है, एक स्पेशल मेजोरिटी सीधा और एक स्पेशल मेजोरिटी में हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट देखो, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट विच प्रोवाइड्स द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज वाज फर्स्ट पुट इनटू इफेक्ट इन इंडिया इन द ईयर। बेसिकली इतनी बड़ी बात इन्होंने इसलिए लिखी है ताकि हम ये जो एक्ट है इसका ईयर बता पाएँ कि फर्स्ट टाइम जब आया था तो व्हेन डिड दिस एक्ट केम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1967।
ओके, वेट अ सेकेंड, ये जो मेन एक्ट का है वही पूछा है, तो 1967 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये बाकी एक्ट का वो देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देती हूँ अभी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो इसका ऐसे याद रखना, स्पा सबसे पहले कराएंगे 1958 में। आज़ादी मिलते ही, पहले इलेक्शन जीते ही नेहरू जी क्या करने गए, स्पा में गए। ठीक है, सेकेंड टर्म के इलेक्शन से पहले वो स्पा में गए 58 में, मतलब सेकेंड टर्म के आसपास। फिर NIA 2008 में, जब हमारे मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद। और पोता दो पोते होने चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ Terrorism Act. The Family Courts Amendment Act 2022 has amended that Family Courts Act 1984. The act allows dash to establish family courts. ठीक है, किसको अलाउ किया कि भाई वो उन फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए। देखो, फैमिली कोर्ट्स को अमेंड किया 2022 में। ठीक है, 1984 का एक्ट था। अब इसमें फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने के लिए किसको बोला, यूनियन गवर्नमेंट को बोला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला, स्टेट गवर्नमेंट को बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला। ठीक है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि दे कांट एस्टेब्लिश। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, या तो यूनियन गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश इन दोनों में से ही कोई एक कर सकता है। तो आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट आप वो करो, एस्टेब्लिश करो। आ रही बात समझ में? जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 10 लाख से ज़्यादा की जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स आपको उन सिटीज़ में या उन टाउन्स में एस्टेब्लिश करना है। ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कब, 1984 के दौरान। अरे बात समझ में? तो उसको वो कर दिया अमेंड। नेक्स्ट देखते हैं, 105th Constitutional Amendment Act 2021 restored the power of states and union territories to identify and specify socially educationally backward classes। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 105th एक्ट है वो पावर रिस्टोर करता है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में 342A वॉज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ SEBCs। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 102 से पहले ये लेकर आए थे ये वाला, और उसके बाद में 105 में वो पावर जो है स्टेट्स और यूटीज की उसको रिस्टोर कर दिया गया था। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद में देखते हैं, और इसमें तो कुछ छोड़ा नहीं ना हमने। इन विच ईयर वॉज द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड। इनमें से ये तो बहुत ही रिसेंट, मतलब आप जब समझ पकड़ चुके होंगे तब ये एक्ट आया होगा 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो आंसर विल बी 3। ये शायद हमने कल भी किया था सेम टाइप का क्वेश्चन। नहीं, एक सेकेंड, 3 तो उसमें था, राइट्स में था। एक सेकेंड, अच्छा 44th का पूछा है हमने, 42nd का पूछा था कि 42nd अमेंडमेंट से DPSP में कितने हम चेंजेस लेकर आए थे। तो उसमें शायद 3 थे, 44 से तो एक ही चेंज लेकर आए थे। अरे बात समझ में? इसमें देखो कितना कंफ्यूज इन लोगों ने किया। ये रहा, क्या क्या था हमने DPSP में 38 में हमने चेंज किया था। 38 DPSP में क्या लेकर आए थे हम कि मिनिमाइज करो इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली अमंग इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। कि इनइक्वालिटीज़ जो इनकम में है उसको मिनिमाइज़ करो, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ को तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी लॉयर या डॉक्टर, तो तुम इनकी इनकम सेम नहीं रख सकते हो। ये तो फिर भी चलो हाई प्रोफेशन है, किसी लॉयर या फिर किसी, एक सेकेंड, लॉयर या जैसे जज भी हो गया, तो इनकी भी तुम इनकम सेम नहीं रख सकते हो। इनइक्वालिटीज़ को तुम कम से कम कर सकते हो, बट तुम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस वर्ड पे ध्यान देना, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। ये कब आया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये पूरा 38 जो है इसको एडिट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which among the following constitutional amendment act of the Indian Constitution reduced the age of voting from 21 से 18 साल जो है लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनमें से कौन से एक्ट में एज कम कर दी गई थी? 61st अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 1988 में जो है वो एज कम कर दी गई थी अंडर आर्टिकल 326। देखो 66 आ रहे ना, 326, 61, 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जो हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन यूटीज तक बढ़ाता है कि भाई हाई कोर्ट जो है सर्टेन स्टेट का वो इस यूटी को भी वो कर सकता है, ज्यूरिस्डिक्ट कर सकता है। तो इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो इट वाज 7th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उसी टाइम क्या होता, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और हमने 14 स्टेट्स बनाए थे और 7 यूटीज बनाई थी। फर्स्ट टाइम यूटी का इंट्रोडक्शन इसी टाइम किया गया था, मतलब यूटी के नाम से। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं 13th अमेंडमेंट देख लेते हैं एक बारी। 1962 में स्टेटहुड दिया था नागालैंड को। आर्टिकल 371 नागालैंड के लिए आया था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सेफगार्ड रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज। नागालैंड में 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 आर्टिकल 371A नागालैंड। ओके, नेक्स्ट देखो द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली in the 8th schedule, and 92nd amendment act added Bodo, Dogri, Maithili, Santhali, raising the total number of scheduled languages to 22। ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत बार रिपीट होता है। देखो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, बस आपको इसको थोड़ा और पढ़ना है और याद करना है। देखो ये रहा सीक्वेंस। 8th शेड्यूल में ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी भाषा, अभी कितनी हो गई? 22 हो गई। 21 से एक ऐड की गई थी सिंधी, फिर 71 से 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर 92 से 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सबसे पहले 1, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे 21, 71, 92 जो भी है 92, ठीक है। तो 21, 71, 92 ये कैसे है? देखो 1 और 1 2, 7 और 2 9, 21 और 71 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 92। 3 तो ये अमेंडमेंट हो गए। उसके बाद में 1 सिंधी, 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ऐड करो 4 आ गया आंसर। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। 89th हम कौन सा पढ़ गए थे? 86 पढ़ा था हमने, एजुकेशन वाला। 87 शायद वो डिलिमिटेशन कमीशन वाला था क्या? 85th वो SC/ST वाला था आई गेस। 86 एजुकेशन था, 87 सीनियोरिटी वाला था और 88 रिवाइज कर लेते ना अपन, देख लेते अपन यही क्या था। वेट अ सेकेंड, अभी कौन से क्वेश्चन में थे मैं तो वो भी भूल चुकी हूँ। वेट बहुत नीचे आ गया अपन, छोड़ो, मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगी, अभी देख के बताती हूँ, 2 मिनट को। अपन अभी कौन से वाले क्वेश्चन पे थे? एज वाला कर चुके हैं हम। ये हाँ वो 85 था शायद SC/ST सीनियोरिटी वाला। उसके बाद में 86 एजुकेशन वाला, ये तो एकदम अच्छे से याद है मुझे। 87 जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन वाला था, वो बाउंड्रीज 2001 के सेंसस से उसको वो करना था। और उसके बाद में 88 जो था वो सर्विस टैक्स से रिलेटेड था। अब 89th जो है 2003 में वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, क्योंकि देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो तो है आर्टिकल 338 में, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो 338A से आया, और उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया, वो 338B में आया। आ रही बात समझ में? ये रहा 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 102 अमेंडमेंट एक्ट से। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आया 1990 में। एक्ट में स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और उसके बाद में 338 और 338A मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिक्किम एज अ स्टेट, ठीक है, ये हम कल करके आए थे। इसका आंसर इज 36th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 75 में हुआ था ये, 1975 में 36th अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम वालों का दूसरे घंटे से 36 का आंकड़ा, रिमेंबर इट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NJAC।
उसके बाद में द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 क्रिएटेड एनजेएसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड हायर जुडिशरी। यानी दो जो है वो दो मिलके सेम ही चीज़ बना रहे हैं, एनजेएसी से रिलेटेड नहीं ना, एक ही अमेंडमेंट होगा इनमें से। एंड 99 इज़ द करेक्ट आंसर कि एनजेएसी बनाने वाले थे 99 में, सांप खिलाने वाले थे इतने में, इसने जुडिशरी ने आके कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अमेंडमेंट ही हटाना पड़ा। ठीक है, तो 99 में जुडिशरी को सांप खिलाने की तैयारी की जा रही थी पर जुडिशरी नहीं मानी, तो 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following constitutional amendment incorporated दादर एंड नागर हवेली इन द यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी? ठीक है, तो दादर एंड नागर हवेली को कौन से वाले से किया गया था? तो ये किया गया था 10th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 10th 10 हवेलियाँ एक साथ अंदर कर दी हमने। ओके, 1961 में। The Government of National Capital Territory of India Amendment Bill 2021 which was passed in March 2021 amended Government of National Capital Territory of Delhi Act। तो ये कब अमेंड किया गया था इनमें से? जब ये बिल लेकर आए थे 2021 में, तो लास्ट कौन सा एक्ट था जिसको अमेंड किया गया था? तो इट अमेंडेड ये 1991 वाला एक्ट। ठीक है, 1991 से सीधा 2021 में अमेंड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव स्टेटस ऑफ अ स्टेट टू गोवा? गोवा को, जिसमें सबकी जान बसती है, उसको किस स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? 56 अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 56 की उम्र में गोवा जाके क्या करना है? ठीक है, 36 में सिक्किम, 10 में दादर एंड नागर हवेली, 56 में गोवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वॉज पास्ड इन द ईयर। इनमें से कौन से ईयर में हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड? ठीक है, मतलब ये एक्ट तो 1956 में आया था, पर इसको अमेंड कौन सी ईयर में किया गया था? 1956 वाला जो एक्ट है इसको, तो ये किया गया था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाला है ना, उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसको हटाया गया था 2005 में। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, द 60th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम ₹250 पर एनम टू ₹- पर एनम। 60th अमेंडमेंट एक्ट प्रोफेशन टैक्स को कितना बढ़ा के कितना कर दिया था? तो ये किया गया था, एक सेकेंड, 2500। ठीक है, 250 से 2500 कर दिया था। 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988, क्योंकि मनी की वैल्यू बड़ी थी ना, तो वैसे करके, तो आर्टिकल 276 के अंडर में हुआ ये। तो यहाँ देख ही चुके हम 276 के अंडर में है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज अमेंडेड बाय 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? तो इनमें से 1976 वाले में कौन सा अमेंड किया गया था? तो आर्टिकल 297 टू वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के वो सारे यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट देखो, 226 टू कर्टेल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो है 226 वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, ये जो है मतलब 226 है, इसमें हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, बट उसकी पावर कर्टेल है, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि भाई जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो पावर है वो सारी यूनियन ऑफ इंडिया के हाथ में है, स्टेट्स में नहीं। तो सारे रिसोर्सेज किसके? यूनियन ऑफ इंडिया के। तो 297 वाला A1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का, इसको कर्टेल कौन से एक्ट से किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 40th अमेंडमेंट एक्ट से नहीं, 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स? ठीक है, ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, एंड इट वॉज डन बाई 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज? तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? तो ये आया था 88th अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। ठीक है, तो 2003 में लाया था, गेस 2003, 88 टैक्सेस ऑन सर्विसेज तुम्हारी इन्फिनिटी टाइम्स चलती रहती है, तो यही 88 वाला अमेंडमेंट लेकर आए हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 19 इंसर्टेड प्रोविजन फुली सिक्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी अबॉलिशन लॉज इन जनरल एंड सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट एक्ट्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। ये जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से की गई थी। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 19 में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, मतलब है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेशन स्केल है उसको एडजस्ट किया गया था। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके बाद में जो ट्रेड और उसमें है ना उस एंट्री का वो चीज़ें की गई थी। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए उसमें लिखा क्या है, वो थोड़ा कम मैटर करता है, बट तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से क्या किया गया था। ठीक है, इट्स ओनली द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो लास्ट में आता है। ठीक है, विच मीन्स कि जो पहले आया है वो लास्ट में आएगा। ये आ रही बात समझ में? तो हम इसको कैसे करेंगे, ये पहली बात तो यही करेक्ट आंसर है क्योंकि इक्वालिटी सबसे पहले आ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है वो फर्स्ट वाला लास्ट में आ रहा है। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये रहा नंबरिंग। ठीक है, 14 से 18 इक्वालिटी है, 19 से 22 फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन राइट 29 से 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीज़ है, देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ये था 25 से, एक सेकेंड, ये था 25 से 28। ठीक है, रिलीजन वाला। उसके बाद में इक्वालिटी सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 14 के आसपास, 14 से 18। उसके बाद में फ्रीडम आता है 19 से 22 और एक्सप्लॉयटेशन आता है 23-24। तो सबसे पहले क्या आएगा, इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, यानी 2-1, ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 231, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी स्पेसिफाइड एज द 10th फंडामेंटल ड्यूटी। अभी तो टोटल 11th है। 11th तो वो है कि गार्जियन का राइट है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए, उनकी ड्यूटी है ये। पर 11th में क्या मेंशन्ड है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद में वैसे करेक्ट स्टेटमेंट यही है, यही लास्ट है कि सारे स्फीयर में इंडिविजुअल जो है, पर लास्ट में बोलते हैं ना सबको कि भाई अच्छा करो, खूब भालो, तो एक्सीलेंस ही 10th नंबर ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट देखो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो 11th ड्यूटी है, 6 से 14 साल वाली। सेकंड वाला अपॉर्चुनिटी, अब बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये 11th नंबर ड्यूटी है। ठीक है, और टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो इनकी ना नंबरिंग याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मेंशन किया गया होगा यहाँ पे कहीं पे, ये 2nd ड्यूटी है नेशनल स्ट्रगल वाली, और ये साइंटिफिक टेम्पर वाली जो है 8th, साइंस कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इन्फिनिटी चलेगी, तो 8th नंबर ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड जस्टिसिएबल इन कोर्ट्स। ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एनफोर्सेबल है, मतलब अगर तुम अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारा साइंटिफिक टेम्पर स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हटाते हमारा आंसर आ गया 2 and 3। फिर भी देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, करेक्ट स्टेटमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज एम टू प्रमोट नेशनल स्प्रिट एंड स्ट्रेंथन यूनिटी, करेक्ट स्टेटमेंट। 2 and 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, वैसे ना ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, किसी लॉ से, जैसे नेशनल फ्लैग जो एक्ट है तो उसके सर्टेन ड्यूटीज़ को तुम एनफोर्सेबल बना सकते हो बाय लॉ, बट वो अपने आप में नहीं है। ठीक है, बाय लॉ है। राइट ऑफ अ प्रिजनर टू स्पीडी ट्रायल विल बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये आएगा एक्सप्लॉयटेशन इन राइट टू लाइफ में। ठीक है, कौन सा वाले में आएगा, राइट टू लाइफ में, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट जुरिस्डिक्शन। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट, नहीं हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है 226 में। हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड, पहला गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया सेकंड एंड 3, ठीक है। फिर भी देखते हैं, हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर पर्पसेज अंडर आर्टिकल 226। इसमें कह रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इसमें कह रहा है हाई कोर्ट के पास भी है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, होना तो एक ही चाहिए करेक्ट। तो हमें जब पता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं हाई कोर्ट के पास भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 5 टाइप्स ऑफ रिट, करेक्ट स्टेटमेंट है। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मेंडेपस टू कमांड, certiorari whatever it is, cure or prohibition, prevention and cure warranto by what authority। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Which article of the Indian Constitution prohibits providing of any religious instructions in the educational institution maintained by the state? ठीक है, कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कोई स्टेट चलाता है। ठीक है, अगर कोई स्टेट किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला रहा है तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये कौन से में, देखो आर्टिकल 31 में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है इसमें रिलीजन वाला। ठीक है, दूसरी चीज़ 29 and 28 will be the answer। ओके, वेट अ सेकेंड, 25 से 28 जो है ना वो रिलीजियस राइट्स है। ठीक है, 29 और 30 तो कल्चरल वाले राइट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनुमरेटेड इन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। दे वर ओरिजिनल 10 इन नंबर और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एडिड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है कि ओरिजिनली वो 10 ही थी और जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये एक्ट लाया गया था। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इंसर्टेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, तो ये तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट at home for using it at a park. Which fundamental duty is he performing? To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, to safeguard public property and to absorb violence, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry, or to protect and improve the natural environment। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, एनवायरमेंट वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? इनकम टैक्स वाला नहीं है, बहुत ही बकवास लिखी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ये ज़रूरी बातें तो उन्होंने की नहीं है। हमारे तो जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल ये नहीं किया उन्होंने, टैक्स पे करना है ये नहीं बताया उन्होंने, वोट डालना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ड्यूटी है ये भी नहीं बताया उन्होंने। बाकी उन्होंने सारी बकवास की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं डाली है। तो इनकम टैक्स देना ये भी नहीं है, कास्ट वोट ये भी नहीं है, तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो है ना डिफेंड द कंट्री, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये इस प्रॉपर्टी वाला तो फिर भी ठीक है, डिफेंड द कंट्री ये जो चीज़ें है ना ये मेंशन है उसमें। नेक्स्ट देखो, Which fundamental duty applies to you when you see a few school students on their educational trip to Humayun's tomb writing their names on the walls to safeguard, to defend the country and render national services, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, or to protect and improve the natural environment? तो to safeguard the public property। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंट्री को डिफेंड करने की बात नहीं आ रही, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंड करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। पहली बात तो ये हमने लिया कहाँ से था? जर्मनी से लिया था। ठीक है, कि भाई जब इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जो 20 और 21 है ना वो सस्पेंड नहीं किया जा सकते नेशनल इमरजेंसी में, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्या मेंशन किया इन्होंने कि आर्टिकल 14, 19 एंड 22 सस्पेंडेड ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी। कि ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो उसमें आर्टिकल 14, 19 और जो 22 है वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी हो जाते हैं। 19 तो ऑटोमेटिकली हो जाता है सस्पेंड, ठीक है, और बाकियों को सस्पेंड करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देता है, तो 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। 20, 21 कभी नहीं होते, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 32 विच गिव्स राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आर्टिकल 32 है तो फंडामेंटल राइट ही, जब मैं कह रही हूँ कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं होगा?
ठीक है, सिर्फ 20 और 21 नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं कर सकते हो। देश में कोरोना लगा है, तुम कह रहे हो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का हमारा अधिकार है, हम जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दे कैन बी सस्पेंडेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, which fundamental duties applies to you when you see your college friend start fighting with the canteen person when he passes a few anti-religious statement? ठीक है, तो इसमें से तुम पे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक है, कि ब्रदरहुड भाईचारा बना के रखना एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, ऑफकोर्स एनफोर्सेबल है, तभी तो आर्टिकल 332 और 226 दिया हुआ है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यही इनकरेक्ट है, यूएसए से लिया गया है हमने। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 है और आर्टिकल 21 है प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ। तो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से नहीं लिया है। If a 12-year-old boy is found to be working in a factory manufacturing carpets, which of the following articles of the Constitution of India will be violated? तो देखो ये होगा 23 और 24, जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है ना, उनमें इनमें से एक होगा। तो ये 25 हटाओ पहले, 25 और 26, क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, तो 24 जो है वो चाइल्ड लेबर में आएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, 23 जो है ना वो ट्रैफिकिंग का है और 24 चाइल्ड लेबर का है। In which part of the Constitution will you find the 6 broad categories of fundamental rights? पार्ट 3 में बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। Consider the following statements about the writ of mandamus in the Indian Constitution. Mandamus यानी टू कमांड, इसको कैसे याद करोगे? कमांड और mandamus, ये मेंड लास्ट का ऐड हो रहा है। ठीक है, मैंडेमस यानी तुम किसी को कमांड दे रहे हो टू परफॉर्म दैट ड्यूटी इन अ सर्टेन वे। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? कोर्ट। रिट ऑफ मैंडेमस कंपेल्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इट इज बाउंड टू डू सो। उसको जो ड्यूटी जिस वे में करनी है उसको वो ड्यूटी उस वे में करने के लिए कमांड करते हैं हम। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अवेलेबल अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 और 226, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज क्लासिफाइड अंडर राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे ही इन्होंने कुछ भी रैंडम स्टेटमेंट बना दिया। 1 and 2 will be the correct answer. Consider the following statements regarding Article 20 of the Indian Constitution. Clause 2 of Article 20 embodies the doctrine of double jeopardy. ठीक है, डबल जेओपैरिटी क्या होता है कि सेम चीज़ के लिए 2 बार पनिशमेंट देना, सेम गलती की 2 बार पनिशमेंट। तो क्लॉज 2 में डबल जेओपैरिटी। ठीक है, 2 से डबल, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डबल जेओपैरिटी मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। करेक्ट स्टेटमेंट, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपैरिटी इज कंटेन्ड इन 23। एक ही चीज़ 2 जगह नहीं लिखी हो सकती है, तो ये थर्ड वाला इनकरेक्ट है। 1 and 2 इज करेक्ट। ये कह रहा है 20(3) में भी डबल जेओपैरिटी है और 20(2) में भी डबल जेओपैरिटी है, तो हमारा 1 में ही है, 2 वाले में। ओके, 3 वाले में नहीं है। 3 वाले में क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी पर्सन को खुद के खिलाफ तुम विटनेस नहीं बना सकते हो। ठीक है, और जो 20(1) में है वो है कि कोई भी तुम लॉ बना रहे हो तो एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉ है, क्रिमिनल लॉज, वो नहीं लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जैसे 6 तारीख है, ठीक है, आज किसी ने चाइल्ड मैरिज कर ली और 7 तारीख को हम लॉ ला रहे हैं अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, तो ये पीछे नहीं लगेगा। ठीक है, कि इसको वो कर दो तुम, हम ये शादी इलीगल कर दो, क्योंकि 6 को हो चुके, तुम्हारा लॉ ही 7 को आया है। जैसे मर्डर करना 6 तक कोई गुनाह नहीं था, 7 तारीख को तुम एक्ट लेकर आए और मर्डर को गुनाह बता दिया, तो ये पीछे जाके नहीं लगेगा। 6 को जिसने मार दिया उसने मार दिया, लॉ तो 7 से लागू हो जाएगा। ओके, तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइटल्स वाला 18 में है और मैनेज रिलीजियस अफेयर्स वाला 25 से 28 में है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। Which of the following articles of the Constitution states that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony, spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of the woman। तो इसमें से हमें पूछा है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसका नंबरिंग कौन सा है, तो इट विल बी 51A E। ठीक है, डिग्निटी ऑफ द वुमेन E। नेक्स्ट देखो,
Consider the following statements regarding right to constitutional remedy. Dr. B.R. Ambedkar described right to constitutional remedies as the heart and soul of the constitution. Correct है. Article 32 empowers citizens to directly approach Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. ये भी correct statement है. उसके बाद में द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू. कितनी बार रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़, पैटर्न देखो. यहाँ कह रहे अम्बेडकर ने बोला, यहाँ कह रहे नेहरू ने बोला. तो ऑफकोर्स अम्बेडकर ने बोला, हमें सबको पता है, तो 1 and 2 इज दी करेक्ट आंसर. कोई नेहरू ने नहीं बोला था ये. ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन. सर्टियोरारी कम्स अंडर दी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्योंकि आर्टिकल 32 में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है इसमें. ठीक है कि 5 टाइप के वो रिट इशू कर सकते हैं, उनमें से ये एक रिट है. आ रही बात समझ में? तो ये हमारा आंसर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला करेक्ट. रिट टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड. अरे बात समझ में. सो वी आर डन विद. आज हमने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया. अगर आपको ये स्पीड पसंद आई है तो कल हम इसी स्पीड से कर सकते हैं. अदरवाइज जो है मैं और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करती हूँ, तो वी विल कंटिन्यू विद द सेम 1 hour थ्योरी. ओके, थैंक यू सो मच.